नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास 6 करोड़ की डकैती पार्ट 2। देवराज चौहान ने सब पर निगाह मारने के बाद पुनः कहा, हीरा भाई ओम भाई के शोरूम के नीचे से 5 फीट व्यास का मेन होल निकल रहा है। गंदा पानी उस मेन होल से गुजरकर 1 किलोमीटर दूर गंदे नाले में जा गिरता है। हम सिर्फ उसी मेन होल से शोरूम तक पहुंच सकते हैं। कैसे? मीरा बेदी के होठों से निकला। हीरा भाई ओम भाई के शोरूम से 50 गज दूर सड़क पार करके वहां उसी मेन होल का ढक्कन पड़ा है। उस ढक्कन को उठाकर हम 5 फीट व्यास के नाले में प्रवेश कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि हम सब छोटे होल का ढक्कन उठाकर उसमें घुस जाएं, जो कि हीरा भाई ओम भाई के शोरूम के नीचे से गुजर रहा है। देहाती मूंछों पर हाथ फेरकर बोला। हाँ, फिर क्या होगा? भीतर घुसकर हम क्या करेंगे? मैंने भली भांति फासला नाप रखा है कि कितने कदम उठाने के बाद हम सब हीरा भाई ओम भाई के शोरूम के ठीक नीचे होंगे। देवराज चौहान बोला। इस बारे में गलती होने का कोई चांस नहीं है। हीरा भाई ओम भाई के शोरूम के निचले हिस्से को तोड़कर हम शोरूम में प्रवेश कर सकेंगे। तोड़ने का काम यह देहाती और वाडेकर करेंगे। असंभव, मीरा बेदी के होठों से निकला। सबकी निगाहें उस पर जा टिकी। क्या संभव? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। इस प्रकार हम शोरूम में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, रास्ता नहीं बना सकेंगे। ऐसा करने में हमें बहुत सा वक्त चाहिए और इतना आसान नहीं है। तोड़कर नीचे से रास्ता बनाना हमारे हाथ में असफलता ही लगेगी। हम इसी तरह शोरूम में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे पास यही इकलौता रास्ता है। रही बात वक्त लगाने की, तो हमारे पास 3 दिन का वक्त है। हीरा भाई की लड़की की शादी के चक्कर में 3 दिन शोरूम पूरी तरह बंद रहेगा। इंसान तो क्या, चिड़िया भी भीतर नहीं आएगी। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह रहा था। अगर हमें तोड़ने में 2-2.5 दिन भी लग जाए, तब भी तुम उन सेफों को खोल सकती हो। कोई कुछ न बोला। अपना देवराज चौहान भाई ठीक कह रहा है। दिलदार सिंह फौरन बोला। सब काम हो सकते हैं, अगर हिम्मत हो तो। क्यों देहाती? बिल्कुल ठीक। कृपाराम देहाती ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। कोई और रास्ता नहीं है भीतर जाने का। यही एक रास्ता है, तो हमें इसी रास्ते से सफलता पानी होगी। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, हरीश वाडेकर कह उठा। देवराज चौहान कष्ट लेकर कह उठा। दिलदार सिंह, मैं तुम्हें सामान की लिस्ट दे दूंगा कि हमें क्या क्या चाहिए। सारा इंतजाम तुम्हें ठीक ढंग से करना होगा। उसकी तुम फिक्र न करो, मैं बहुत बढ़िया इंतजाम करूंगा। हीरा भाई ओम भाई का शोरूम लूटने के सिलसिले में देवराज चौहान 2 घंटे तक उन लोगों से बातें करता रहा। उन सबके जाने के बाद देवराज चौहान दिलदार सिंह से बोला, 3 दिन शोरूम बंद रहने की बात पक्की है ना? बहुत पक्की है, तुम उसकी फिक्र न करो। दिलदार सिंह ने सिर हिलाया। शोरूम में अलार्म भी है? हाँ। अपने उस वर्दीधारी मुरली को समझा देना कि पुलिस स्टेशन से ही अलार्म बंद कर दे। कह दूंगा और कर भी देगा। मेरी बात नहीं मानेगा तो साले की लाश गायब करवा दूंगा। मुझे एक आदमी और चाहिए। काय को? जब हम गटर से नाले में प्रवेश कर जाएंगे तो बाहर की खबर हमें मिलनी चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। वह गटर पर ढक्कन देगा और दाएं बाएं कार खड़ी करके उसमें बैठा रहेगा। कार में ट्रांसमीटर होगा, जिसका संबंध मेरे पास मौजूद ट्रांसमीटर से होगा। ट्रांसमीटरों का प्रबंध तुम्हें ही करना होगा। अगर बाहर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ होती है तो वह ट्रांसमीटर पर फौरन हमें खबर देगा। बाहर से? बाहर से कैसी गड़बड़? कैसी भी। मसलन जैसे मौके पर कभी कभी भारी गड़बड़ हो जाती है। तुम इन बातों को नहीं समझोगे। ठीक है, कल तक मैं ट्रांसमीटर वाले का इंतजाम कर दूंगा। देवराज चौहान ने जेब से कागज निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। यह सामान की लिस्ट है। आधी रात का समय हो रहा था। इंस्पेक्टर मुरली मनोहर जोशी पुलिस स्टेशन के कमरे में नींद में गुल दिन भर की थकान उतार रहा था कि सब इंस्पेक्टर प्रकाश राठौड़ ने उसकी नींद में खलल डाला। सर, मुझे मजबूरन आपकी नींद खराब करनी पड़ रही है। कंट्रोल रूम से मैसेज आया है कि यहाँ से कुछ ही दूर
मेजर मार्ग पर सुपर कार्गो के बख्तरबंद ट्रक को लूट लिया गया है। क्या? इंस्पेक्टर मुरली की नींद उड़ गई। यस सर, अजीब सी लूट है। 2 खतरनाक आदमियों ने गनों के दम पर उस बंद ट्रक को रुकवाया और ट्रक के ड्राइवर क्लीनर से ही ट्रक में पड़ा सारा माल सड़क के किनारे उतरवाया और बख्तरबंद ट्रक को लेकर चंपत हो गए। इंस्पेक्टर मुरली की आंखें सिकुड़ गई। राठौर? मुरली ने आंखें मलते हुए कहा। यस सर, साफ जाहिर है कि उन दोनों खतरनाक आदमियों को अपने किसी काम के लिए बख्तरबंद ट्रक की जरूरत थी। आप ठीक कह रहे हैं सर। चलो भाई, घटनास्थल पर तो चलना ही पड़ेगा। घटनास्थल पर हेडक्वार्टर से भी इंस्पेक्टर आया था। एक पीसीआर वहां खड़ी थी। सुपर कार्गो एजेंसी का मैनेजर घबराया सा खड़ा था। इंस्पेक्टर मुरली मनोहर जोशी वहां पहुंचकर सबसे मिला, सारे हालात मालूम किए। बख्तरबंद ट्रक को उड़ाने वालों का हुलिया सुनते ही मुरली के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। हुलिया ठाकुर भाइयों का था। ठाकुर भाइयों को बख्तरबंद ट्रक की क्या जरूरत पड़ गई? कल ही तो देवराज चौहान ने अपनी योजना से निकाला था। इतनी जल्दी वह दोनों किसी दूसरे काम के लिए तैयार नहीं हो सकते। फिर क्या करेंगे ट्रक का? बहरहाल इस सिलसिले में मुरली ने किसी से बात नहीं की। वह नहीं चाहता था कि बख्तरबंद ट्रक उड़ाने के जुर्म में ठाकुर भाई पकड़े जाएं और पुलिस कस्टडी में इस बारे में भी मुंह खोल दें कि देवराज चौहान ओम भाई हीरा भाई की ज्वेलरी शॉप लूटने जा रहा है। अगर यह बात लीक हो गई तो उसे तगड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो लूट होने वाली थी उस पर उसकी भी नज़र थी। और फिर अपने ही तौर पर मुरली ने ठाकुर भाइयों के बारे में जानने की कोशिश की। भोर का उजाला फैलने तक भटकता रहा, परंतु ठाकुर भाइयों का कोई पता न चला। मुरली थका हारा पुलिस स्टेशन में लौट आया। अगले दिन सुबह 8 बजे जगमोहन गैराज पर पहुंचा। ठाकुर भाई उसे बख्तरबंद ट्रक के पास ले गए। जगमोहन ने ट्रक देखा, उसे पसंद आया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसा वह चाहता था वैसा ही हो रहा था। बख्तरबंद ट्रक की बॉडी के दोनों ओर तथा पीछे सुपर कार्गो एजेंसी लिखा हुआ था। जगमोहन ने दोनों को देखा। इसका पीछे वाला दरवाजा कैसे खुलता है? मैं खोलता हूँ, शंकर ठाकुर बोला। हम दोनों ट्रक वगैरह बहुत अच्छी तरह संभाल लेते हैं। जब हमारा गैराज चलता था तो यहाँ ट्रक कारें खूब आती थी, जिन्हें हम आकर चलाया करते थे। आगे बढ़कर शंकर ठाकुर ट्रक की स्टीयरिंग सीट पर बैठा और उसके डैशबोर्ड पर लगे बटन को दबा दिया। ट्रक, जो कि डिब्बे की भांति बंद था, एकाएक उसके पीछे का बंद हिस्सा हिला और धीरे धीरे ऊपर से हटकर नीचे आने लगा। 2 ही पलों में वह हिस्सा जमीन से सट गया। अब जमीन पर पैदल चलते हुए भी उसमें प्रवेश किया जा सकता था। जगमोहन आगे बढ़ा और संभल कर चलते हुए ट्रक के पिछले हिस्से से भीतर प्रवेश कर गया। ट्रक फुल साइज का और लंबा था। अपनी तसल्ली करके जगमोहन नीचे उतर आया। ठीक है, हमारे काम के लिए यह बख्तरबंद ट्रक बढ़िया रहेगा, जगमोहन ने ठाकुर भाइयों को देखकर कहा। अब सबसे पहला काम तो यह करो कि इस ट्रक के तीनों तरफ सुपर कार्गो एजेंसी लिखा है, उसे साफ करके इसके ऊपर लिखो, भारत सरकार का उपक्रम। इससे क्या होगा? काम के समय शायद ही कोई पुलिस वाला ट्रक को पूछताछ के लिए रोके, क्योंकि सरकारी वाहनों से पुलिस वाले आमतौर पर परहेज करते हैं। ठाकुर भाइयों ने एक दूसरे को देखा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन लिखाई का काम तो कोई प्रिंटर ही कर सकता है। हम अनाड़ियों ने लिखा तो नहीं भी शक होना होगा, तब भी शक हो जाएगा। प्रिंटर का प्रबंध करना रिस्क का काम है। जो भी यहाँ आकर इस बख्तरबंद ट्रक को देखेगा उसका नाम बदलेगा, उसे शक तो होगा ही। जगमोहन ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। इस ट्रक का नंबर भी बदलना है, इसका रंग भी। कमाल के आदमी हो, बिंदा ठाकुर भिनभिना उठा। जब तुम्हें कह दिया कि यह काम जिससे भी करवाएंगे वह खामखा शक करेगा। जगमोहन ने चुपती निगाहों से बिंदा ठाकुर को देखा। जो मैं कह रहा हूं उसका होना जरूरी है, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। अब तक इस बख्तरबंद ट्रक का नंबर और रंग हर पुलिस वाले के पास पहुंच चुका होगा, और ऐसे बख्तरबंद ट्रक शहर में ज्यादा नहीं होंगे, सड़कों पर भी कम ही दिखाई देते हैं। जब हम इसे गैराज से बाहर निकालेंगे तो कोई न कोई पुलिस वाला इसका रंग, नंबर और बॉडी के तीनों तरफ लिखा
सुपर कार्गो एजेंसी देखते ही हमें पकड़ लेगा। शंकर ठाकुर ने मुंडी हिलाकर बिंदा ठाकुर को देखा। कहता तो ठीक है यह, तो मैं क्या गलत कहता हूँ? बिंदा ठाकुर कुड़कर बोला। नहीं, तू भी ठीक कह रहा है, शंकर ठाकुर कह उठा। अब मेरी समझ में आ रहा है कि ट्रक के रंग में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, नहीं तो हम फंस भी सकते हैं। यह ट्रक हमें फंसवा भी सकता है। लेकिन इस काम को हम नहीं कर सकते, पेंटर ही कर सकता है। किसी पेंटर को यहाँ लाना गले में सांप लटकाने के बराबर है। यह मत भूलो बिंदा कि इस काम की एवज में तुम दोनों को 1.25 करोड़ मिलने हैं। इतनी मोटी रकम के आगे कोई भी काम कठिन नहीं। ठीक है, कर लेंगे इस काम को, शंकर ठाकुर हाथ उठाकर कह उठा। कैसे कर सकेंगे? बिंदा ठाकुर ने खा जाने वाली निगाहों से अपने भाई को देखा। कर लेंगे। शंकर ठाकुर के चेहरे पर विश्वास से भरी मुस्कान नाच उठी। बिंदा ठाकुर के होठों से गहरी सांस निकल गई। इस बार वह कुछ न बोला। अभी सुबह है, जगमोहन बोला। हमें कल रात या परसों रात यानी कि किसी भी समय हरकत में आना पड़ सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी ट्रक की शक्ल बदल दो। मैं चलता हूँ, ज़रूरत पड़े तो मुझे होटल में फ़ोन कर लेना। जगमोहन ने दोनों से विदा ली और बाहर निकल गया। तुमने हाँ तो कह दी। बिंदा ठाकुर के होठों से गहरी सांस निकल गई। लेकिन जानते हो किसी पेंटर को यहाँ लाने का मतलब क्या है? जानता हूँ, शंकर ने जहरीले स्वर में कहा। खाक जानते हो, बिंदा ठाकुर भड़क उठा। जो भी इस ट्रक को स्प्रे करेगा, इसका नाम और नंबर बदलेगा, वह यहाँ से बाहर जाकर ढिंडोरा पीटना शुरू कर देगा। सनकी हुआ तो पुलिस में भी जा सकता है। तुम तो खामखा चीखे जा रहे हो, शंकर ठाकुर ने सिर हिलाकर कहा। मोहनलाल को भूल रहे हो। छोटा मोटा चोर है, लेकिन पहले वह पेंटर गिरी ही किया करता था। पैसे के लालच में चोरियां करना शुरू कर दिया। वह इस काम को करेगा। वह चोर? बिंदा ठाकुर की आंखें सिकुड़ गई। एक नंबर का हरामी, परले दर्जे का मक्कार, महाकमीना। हमें अपना काम निकालना है, उसकी क्वालिटी नहीं देखनी। उसको मालूम हो गया कि हम किस फिराक में हैं तो मैं समझा दूंगा उसको। इस बात की फिक्र मत करो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम खुद तो मरोगे ही, मुझे भी मरवाओगे। 60 वर्षीय मोहनलाल किसी जमाने में पेंटर हुआ करता था, परंतु पैसा कम मिलने और खर्चा पूरा न होने के कारण तकलीफ में रहता था। ऐसा नहीं कि कम कमाता था, दरअसल उसके खर्चे ही रईसों वाले थे। मालिक से झगड़ा हुआ तो नौकरी छोड़ बैठा। मेहरबानी से यार दोस्त भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने सब जवाब दिखाए तो मोहनलाल उनके साथ चोरी के धंधे में पड़ गया। यह बात 20 साल पहले की थी और 20 सालों से आज तक न जाने कितनी चोरियां की थी। ज़्यादातर सफल ही रहा था। 5-4 बार जेल भी आया था। चोरियों में जितना भी माल हासिल हुआ वह सारा मुन्नी बाई के कोठे पर उड़ा दिया। जेब गर्म होती तो मुन्नी बाई की गोद में पड़ा रहता। माल खत्म हो जाता तो 2 कमरे के घटिया से फ्लैट में आकर करवटें बदलता रहता। बहरहाल अब तो उम्र भी 60 बरस की हो गई थी। अक्सर वह महसूस करता कि उसका शरीर जवाब देता जा रहा है। बुढ़ापे की चिंता होने लगी है कि वह कैसे कटेगा। इस उम्र में चोरी करना कठिन होता जा रहा था और बुढ़ापे में जेल पहुंच गया तो रही सही कसर पूरी हो जाएगी। कई दिनों की सोच के बाद उसने यही फैसला किया कि 30-40 हजार की आखिरी चोरी करके उसका सामान खरीदकर वह फिर पेंटरगिरी शुरू कर देगा। कम से कम बुढ़ापे में 2 रोटी खाने की किल्लत तो नहीं पड़ेगी। इस समय मोहनलाल अखबार पढ़ रहा था। सरसरी तौर पर उसकी आंखों के सामने से बख्तरबंद ट्रक लूटे जाने की खबर भी गुजरी। एक बार तो उसने अवश्य सोचा कि खाली ट्रक को ले जाने का क्या तुक था, भरा ट्रक ले जाते। फिर वह सिर को झटका देकर अन्य खबरों में सिर खपाने लगा। तभी दरवाजे के बाहर थपथपाहट हुई। मोहनलाल ने अखबार एक तरफ फेंका और उठकर दरवाजा खोला। सामने ही ठाकुर भाई खड़े थे। वाह, आज तो महान महान लोग तशरीफ ला रहे हैं, मोहनलाल मुस्कुराकर पीछे हटता हुआ बोला। आओ, भीतर आओ। ठाकुर भाई भीतर आकर कुर्सियों पर जम गए। मोहनलाल का चेहरा तो सामान्य ढंग से मुस्कुरा रहा था,
परंतु दिमाग में धमाके फूट रहे थे। ठाकुर भाई खामखा ही कहीं नहीं जाते और वह उनके किसी काम का भी नहीं। फिर यह क्यों आए हैं? उसने तो कई दिनों से कोई हाथ भी नहीं मारा कि उससे कोई गड़बड़ हो गई हो। ठाकुर भाइयों से कभी कभार उसकी दुआ सलाम ही हो जाती थी। इससे ज्यादा उसकी कोई खास पहचान नहीं थी इनसे। आजकल क्या कर रहे हो मोहनलाल? बिंदा ठाकुर बोला। मैं? मोहनलाल हंस पड़ा। अब तुम दोनों से क्या छिपाना, चोरी चकारी करके काम चला ही लेता हूँ, सब ठीक ही है। एक काम है मुझसे? हाँ, शंकर ठाकुर बोला। पेंटर का काम याद है या भूल गए हो? काम कोई भी हो, मैं कभी नहीं भूलता। स्प्रे करनी थी। आप लोगों को स्प्रे की क्या जरूरत पड़ गई? इस काम का तुम्हें मेहनताना मिलेगा। मेहनताना? क्या कह रहे हैं आप? आप लोगों से मैं भला कुछ लेने की हिम्मत कर सकता हूँ? मोहनलाल जल्दी से बोला। मैं आपका काम बिना कुछ लिए ही कर दूंगा। यह तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के किसी काम आ सकूं। करना क्या है? हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे। शंकर ठाकुर बोला। एक बख्तरबंद ट्रक को स्प्रे करके उसका रंग बदलना है, उस पर लिखाई करनी है, नंबर प्लेट बदलनी है। बख्तरबंद ट्रक? मोहनलाल के होठों से निकला। क्यों, क्या हुआ? बिंदा ठाकुर की आंखें सिकुड़ गई। कुछ नहीं, एक बख्तरबंद ट्रक का जिक्र आज अखबार में भी था। खैर, ट्रक कहाँ है? शंकर ठाकुर ने उसे सर्द निगाहों से देखा। हमारी बात हम तक ही रहनी चाहिए मोहनलाल, वरना अंजाम को तो तुम अच्छी तरह ही जानते हो कि यह बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मोहनलाल जल्दी से मुस्कुराकर बोला। भला तुम लोगों की बात मैं बाहर निकालने की हिम्मत कर सकता हूँ। हमारे साथ चलो और इस काम में जो भी सामान चाहिए वह खरीद लो। अभी? हाँ अभी। हम जल्दी काम चाहते हैं, चाहे तुम्हें रात में भी क्यों न लगना पड़े। अच्छी बात है। मोहनलाल ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। मैं अभी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। स्प्रे गन खरीदने की जरूरत नहीं, वह तो मैं यूं ही 1-2 दिन के लिए किसी से ले आऊंगा। शंकर ठाकुर ने जेब से 100 की गड्डी निकालकर उसे थमा दी। मेहनताने के रूप में 10,000 रुपये तुम्हें पहले दे रहा हूँ। इसकी जरूरत तो नहीं थी। खैर, मोहनलाल ने नोटों की गड्डी अलमारी में रख दी। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई थी कि भारी गड़बड़ है, वरना ठाकुर भाई किसी से काम लेने के लिए रिवॉल्वर की नाल उसकी खोपड़ी से लगा देते हैं। 10,000 तो क्या, 10 पैसे भी नहीं देते। वह समझ नहीं पा रहा था कि ठाकुर भाई बख्तरबंद ट्रक का कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसका रंग बदलवा रहे हैं, नंबर बदलवा रहे हैं, तो यकीनन कोई तगड़ा ही काम कर रहे होंगे। उत्सुकता मोहनलाल के दिल की तह तक घुस गई। फोन की घंटी बजते ही देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। हेलो देवराज चौहान भाई, मैं बोल रहा हूँ, तेरा खास दोस्त। दूसरी तरफ दिलदार सिंह था। मैंने तेरे फोन का बहुत इंतजार किया लेकिन नहीं आया। जरूरत ही क्या थी फोन की? क्यों नहीं, यूं ही बात करने को बहुत मन कर रहा था। मैंने तुम्हें सामान की लिस्ट दी थी। हाँ, सारा सामान आ गया है। किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं, मैंने खुद ध्यान रखा है इस बात का। लेकिन तुम बहुत देर लगा रहे हो। किस बात की? काम शुरू करने की। हीरा भाई की लड़की की शादी कब है? परसों। आज शाम को दुकान बंद होगी तो कल नहीं खुलेगी। परसों शादी वाले दिन नहीं खुलेगी और उससे अगले दिन भी नहीं खुलेगी। हम आज रात अपना काम शुरू कर देंगे। यह तो बहुत खुशखबरी है। कृपाराम देहाती, हरीश वाडेकर और मीरा बेदी कहाँ हैं? उनकी तुम फिक्र न करो, उन्हें तो मैंने बांध कर रखा हुआ है। वह मेरे ठिकाने पर ही ऐश कर रहे हैं। कहीं भी जाएं, जल्दी ही लौट आते हैं। क्या मालूम कब उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो आज रात काम पक्का ना? हाँ। बहुत पक्का ना? हाँ, मैं शाम को आऊँगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रखकर सामने ही कुर्सी पर बैठे जगमोहन को देखा। आज रात काम शुरू कर रहे हो? हाँ। तुम्हें अपना काम अच्छी तरह याद है ना? जगमोहन ने सिर हिला दिया। सावधान रहना, करोड़ों का मामला है। निश्चिंत रहो। जगमोहन उठ खड़ा हुआ। तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। गैराज पर ठाकुर भाइयों के पास जा रहा हूँ।
ट्रक का रंग बदलने के लिए उन्होंने कुछ किया भी है या नहीं? नहीं किया तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम तो यहाँ से शाम को जाओगे। हाँ, रात को तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा कि बाहर निगरानी पर दिलदार सिंह की कौन सी कार रहेगी, उसका नंबर क्या है, ट्रांसमीटर संभालने वाले का हुलिया क्या है। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। मैं चलता हूँ, बाद में हम गैराज में ही मिलेंगे। गैराज का पता तो तुम्हें मालूम ही है, जगमोहन ने सिगरेट सुलगाकर कहा। कुछ और? नहीं। जगमोहन बाहर निकल गया। दोपहर को जब जगमोहन गैराज पर पहुंचा तो मोहनलाल काम पर लगा हुआ था। बख्तरबंद ट्रक को हल्का हरा रंग दिया जा रहा था। काम होते देखकर जगमोहन को तसल्ली मिली। मोहनलाल ने गहरी निगाहों से जगमोहन को देखा। ठाकुर भाई जिस तरह उससे मिले वह समझ गया कि दोनों भाई जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें यह आदमी भी शामिल है। मोहनलाल के हाथ में थमी स्प्रे गन ट्रक की बॉडी को हल्का हरा किए दे रही थी, परंतु उसकी निगाहें उन तीनों पर थी। कब तक पूरा हो जाएगा यह काम? जगमोहन ने ठाकुर भाइयों से पूछा। रात तक, बिंदा ठाकुर बोला। रात तक पूरा हो जाएगा ना मोहनलाल? शंकर ठाकुर ने पूछा। हाँ, स्प्रे का काम तो शाम तक निपट जाएगा, मोहनलाल ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इसकी नंबर प्लेट और ऊपर की लिखाई भारत सरकार का उपक्रम भी करनी है। कुछ घंटे इस काम में लगेंगे। यह कौन है? जगमोहन ने गहरी निगाहों से उसे देखा। अपनी ही लाइन का आदमी है, इसकी तुम फिक्र न करो। जगमोहन उन दोनों के साथ गैराज के केबिन में आ गया। वहां पड़ी धूल भरी कुर्सियों पर मिट्टी झाड़कर उस पर जा बैठे। आज रात को काम शुरू हो रहा है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। आज रात को? बिंदा ठाकुर के होठों से निकला। हाँ, मैं तुम लोगों को रात को सारी योजना बताऊंगा और रात में ही हमें काम पर लग जाना है। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक एक पल भी हमें चैन से नहीं बैठना है। नींद वगैरह लेना चाहते हो तो ले लो। दोनों भाई सोच में डूबे खामोश रहे। मैं चलता हूँ, उधर देवराज चौहान हरकत में आएगा और इधर तुम लोगों के पास पहुंच जाऊंगा। तब तक ट्रक का काम पूरा करके रखना। कहने के साथ ही जगमोहन उठ खड़ा हुआ और इस पेंटर को समझा देना कि यहाँ से बाहर जाकर बख्तरबंद ट्रक का जिक्र किसी से न करे। समझा दिया है उसे। देवराज चौहान ने दिलदार सिंह द्वारा इकट्ठा किया सारा सामान चेक किया। सब कुछ ठीक ठाक था। तत्पश्चात उसने मीरा बेदी को देखा। तुम्हारा सामान कहाँ है? उधर थैला रखा है, मीरा बेदी ने कहा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और दिलदार सिंह से बोला, मैंने तुम्हें ट्रांसमीटर के लिए आदमी कहा था जो कार पर आसपास ही मंडराता रहे और हमें बाहर की सूचना देता रहे। इंतजाम कर लिया है, अभी बुलाता हूँ उसे। कहने के साथ ही दिलदार सिंह बाहर निकल गया और कुछ ही देर में पलट आया। उसके साथ 25 बरस का गोरखा युवक था। उसने जीन की पैंट जैकेट पहन रखी थी। भूरी आंखें कुछ कर गुजरने को तैयार थी। इसका नाम कन्हैया है, दिलदार सिंह ने कहा। माँ हिंदुस्तानी और बाप गोरखा था। इसकी उम्र पर मत जाना, सबका बाप है यह। देवराज चौहान को कन्हैया वास्तव में खतरनाक लगा। तुम्हें मालूम है तुमने क्या करना है? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में पूछा। मालूम है, कन्हैया ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, दिलदार सिंह कह उठा। बहुत तेज आदमी है, यह गलती नहीं करेगा। इसे समझा दो कि इसने हर हाल में मेरे आदेशों का पालन करना है। समझा दिया, सब कुछ समझा दिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। और तुम भी अच्छी तरह सुन लो दिलदार सिंह, अगले 3 दिन तक तुम हीरा भाई ओम भाई की दुकान की तरफ देखोगे भी नहीं। हम में से किसी से भी तुम संपर्क बनाने की चेष्टा नहीं करोगे। अपने इस कन्हैया से भी किसी भी कीमत पर बात करने की चेष्टा नहीं करोगे। नहीं करूँगा, दिलदार सिंह ने फौरन सिर हिलाया। काम पूरा होते ही हम सब तुम्हारे ठिकाने पर आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर तुम वहाँ आसपास फटके भी किसी ने देख लिया तो समझो तुम तो गए काम से। पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। फिक्र मत करो, मैं तो उस तरफ सिर करके सोऊंगा। देवराज चौहान ने सबको देखा। आज रात हम काम शुरू करेंगे। मैं अभी होटल से पैक खाना मंगवाता हूँ। 4 आदमियों का खाना 3 दिन के लिए। इस काम में हमें 3 दिन भी लग सकते हैं। दिन भर लगकर
मोहनलाल ने बख्तरबंद ट्रक को स्प्रे कर दिया था। बूढ़े शरीर के मुताबिक उसने काफी जल्दी काम निपटाया था। जब स्प्रे से उसने फुर्सत पाई तो रात के 10 बज रहे थे। ठाकुर भाई कुर्सियां बिछाए उनके करीब ही बैठे थे। 2 बड़े बड़े बल्ब वहां चल रहे थे। पर्याप्त रोशनी थी। इतनी देर लगाकर तूने अभी तक स्प्रे ही किया है? बिंदा ठाकुर झल्लाकर बोला। अभी नंबर प्लेट बदलनी है। बॉडी पर तीनों तरफ भारत सरकार का उपक्रम भी लिखना है। ट्रक के टायरों से टेक लगाकर सिगरेट सुलगाने के पश्चात मोहनलाल ने थके स्वर में कहा, मैंने बहुत जल्दी काम निपटाया है। दिन भर में ट्रक का स्प्रे कर दिया। और तुम्हें क्या चाहिए? बाकी के काम में कुछ घंटे और लगेंगे। जल्दी मत करो। मेरे काम में कमी रह गई तो पुलिस को ट्रक देखकर ही शक हो जाएगा कि ट्रक गड़बड़ है। आज रात में काम निपटा दूंगा। मोहनलाल ठीक कह रहा था। ठीक है, अपना काम तू करता रहे। बिंदा ठाकुर मुंह बनाकर बोला, खाना तो खिला दो। कब से लगा हूं। भूखे पेट काम कैसे होगा? मैं लेकर आता हूं। शंकर ठाकुर उठकर खड़ा हुआ। बगल वाले होटल से ले आना। मुझे भी भूख लग रही है। इकट्ठे ही खा लेंगे। बिंदा ठाकुर बोला। शंकर ठाकुर गैराज से बाहर निकल गया। कुछ पल की खामोशी के उपरांत मोहनलाल बोला, एक बात नहीं समझ में आ रही बिंदा ठाकुर। क्या? इस ट्रक के दम पर तुम करने क्या जा रहे हो? बिंदा ठाकुर के होठ भींच गए। आंखें सिकुड़ गई। जिंदगी से तंग आ गया है? बिंदा ठाकुर गुर्राया। नहीं नहीं तो। मोहनलाल सकपका उठा। तो चुपचाप अपना काम करता रहे और दुड़की लगा ले साले। अगर दोबारा यह बात पूछी तो तेरे टुकड़े करके इसी गैराज में दफन कर दूंगा। मोहनलाल जल्दी से खुद को संभाल कर बोला, तुम तो यूं ही खफा हुए जा रहे हो। यह सब देखकर उत्सुकता तो हो ही जाती है। खैर, अब नहीं पूछूंगा। तभी जगमोहन गैराज में आ पहुंचा। उसने ट्रक के बदले रंग को देखा और तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया। अभी और कितनी देर का काम है? जगमोहन ने मोहनलाल को देखा। सुबह तक सारा काम निपट जाएगा। अगर नींद न लूं तो नींद मत लेना। 2 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, नहीं तो काम ढंग से नहीं हो पाएगा। तो 2 ही घंटे सोना, 4 घंटे नहीं। जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। शंकर ठाकुर खाना पैक करवा लाया। चारों ने एक साथ खाना खाया। क्या रहा? बिंदा ठाकुर ने जगमोहन को देखा। तुम मोहनलाल के साथ रहकर ट्रक को तैयार करवाओ। मैं और शंकर ठाकुर किसी काम पर जा रहे हैं। सुबह आएंगे। बिंदा ठाकुर ने मोहनलाल पर निगाह मारी और खामोश रह गया। मोहनलाल की मौजूदगी में कोई भी बात करना ठीक नहीं था। रात के 12 बज रहे थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। चंद्रमा अपनी रोशनी फेंक रहा था। इक्का दुक्का वाहन ही कभी कभार गुजर जाता था। गर्मी ज्यादा रहने के कारण बदन पसीने से चिपचिपा हो रहा था। गटर का ढक्कन उठा दिया गया था। सबने आसपास देखा। कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। सबके कंधों पर भारी भारी थैले लटक रहे थे। खाने का थैला कंधे पर संभाल कर गटर में उतरना। देवराज चौहान ने कृपाराम देहाती से कहा। फिर सबसे बोला, और इस तरह हमें यहाँ ज्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहिए। गश्ती पुलिस की गाड़ी हमें देखकर पूछताछ के लिए रुक सकती है। एक एक करके नीचे उतरना शुरू कर दो। फिर सबसे पहले मीरा बेदी गटर में नीचे उतरी। गटर का मुंह छोटा होने के कारण उसे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तुम लोग बिना थैलों के नीचे उतरो, देवराज चौहान बोला। बाद में बैग पकड़ा दूंगा। जल्दी करो। फिर कृपाराम देहाती और हरीश वाडेकर नाले में उतर गया। देवराज चौहान ने बैग को लटकाकर उन्हें थमाया और खुद भी नीचे उतर गया। 2 पल ही बीते होंगे कि ऊपर से गटर का ढक्कन रखकर गटर बंद कर दिया गया। देवराज चौहान समझ गया कि यह काम योजना अनुसार कन्हैया ने किया होगा। अंधेरा होने के कारण सबने पावरफुल टॉर्चें जला दी। बदबू के मारे उसका दम घुटा जा रहा था। 5 फुट के व्यास में नाला होने के कारण वह सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे। नाले का गंदा पानी घुटनों तक बह रहा था, जो कि वेग के साथ एक तरफ बहता जा रहा था। यहाँ तो बहुत बदबू है। दम घुटता जा रहा है। हरीश वाडेकर भुनभुनाया। 2 मिनट सब्र करो, कृपाराम देहाती बोला। फिर यही बदबू तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। बदबू का एहसास ही नहीं होगा। जिस दिशा में पानी बह रहा है
उसी तरफ तुम लोग धीरे धीरे बढ़ो। देवराज चौहान बोला। मैं अपने ढंग से कदम नापता हुआ आगे जा रहा हूँ। मुझे उस जगह तक पहुँचना है जहाँ से हमको रास्ता बनाना है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने जेब से ट्रांसमीटर निकालकर उसे चालू किया। कन्हैया। हाँ, बोल रहा हूँ। ट्रांसमीटर पर से कन्हैया की आवाज़ उभरी। सब ठीक है? ठीक है। कोई बात हो तो हमें इत्तला कर देना। अच्छा। देवराज चौहान ने ट्रांसमीटर बंद किया और जेब में डालकर अपने खास अंदाज में कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। अपने उठाए गए कदमों को वह गिनता भी जा रहा था। नाले के गंदे पानी में पांव पड़ने के कारण छपाक छपाक की आवाजें वहां गूंज रही थी। 4 टॉर्चों की रोशनियां वहां की जगह को पूरी तरह रोशन कर रही थी। तुम्हें बदबू नहीं लग रही? हरीश वाडेकर ने मीरा बेदी से पूछा। नहीं, मीरा बेदी ने शांत स्वर में जवाब दिया। कमाल है, मुझे तो बहुत ज्यादा बदबू महसूस हो रही है। तू आदमी है कि घनचक्कर? कृपाराम देहाती हंसकर बोला। गंदे पानी के नाले में घुसे हैं तो बदबू आएगी ही। बार बार जिक्र करने का क्या फायदा? अपना काम करता रहे, आगे बढ़ आगे। 10 मिनट बाद देवराज चौहान ठिठका और गहरी गहरी सांस लेने लगा। सिर उठाकर ऊपर देखा, फिर नाले के सहारे टिक कर बैठ गया। इससे कमर तक का हिस्सा गंदे पानी में डूब गया। परंतु इस समय देवराज चौहान को इन बातों की परवाह ही कहाँ थी। कुछ ही देर में सब वहां पहुंच गए। तुम लोगों को इस जगह रास्ता बनाना है। देवराज चौहान ने नाले के ऊपरी हिस्से को ठकठकाया। काम शुरू कर दो। बहुत दिक्कत का काम है। कृपाराम देहाती गहरी सांस लेकर बोला। सीधे खड़े भी नहीं हो सकते और ऊपरी हिस्से में रास्ता बनाना है। बना लेंगे, हरीश वाडेकर ने विश्वास भरे स्वर में कहा। यह हुई ना मर्दों वाली बात। कृपाराम देहाती ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। बदबू का जिक्र बार बार कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा तू नाजुक सा है, परंतु अब तूने अपनी हिम्मत का सबूत दिया है। बदबू तो मुझे अब भी आ रही है। कर दी ना वही बात। कृपाराम देहाती मुंह बिगाड़ कर कह उठा। बातों में वक्त बर्बाद मत करो, काम शुरू कर दो। देवराज चौहान बोला। हरीश वाडेकर ने औजारों वाले थैले में से ड्रिलर निकाला और उसे ऊपरी हिस्से में लगाया। उसका ड्रिल काफी लंबा था। कृपाराम देहाती ने खाने का थैला कंधे से उतारकर मीरा बेदी को दिया और हाथ से चलाने वाले ड्रिलर का पतला सा डंडा और रस्सी पकड़कर उसे चलाने लगा। ड्रिलर की तीखी नोक घूमते हुए भीतर घुसने लगी। यह काम कब तक करते रहोगे? मीरा बेदी बोली। हथौड़े का इस्तेमाल करो। हथौड़े का इस्तेमाल भी करेंगे। पहले इसमें छेद करके इस जगह को कमजोर तो कर लें, फिर हथौड़े और लंबी छेनी का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे एक नहीं, कई छेद करने पड़ेंगे हमें। मीरा बेदी फिर कुछ नहीं बोली। कृपाराम देहाती एकाएक ठिठक कर देवराज चौहान से बोला। यह पक्का है ना कि इस जगह के ऊपर ही हीरा भाई ओम भाई की शॉप है? हाँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। यहाँ कुछ दम सा घुट रहा है। हरीश वाडेकर कह उठा। अबे, कहीं नहीं दम घुटता। नहीं मरता तू, काम कर। कृपाराम देहाती बुरा सा मुंह बनाकर कह उठा। हर समय औरतों की तरह बातें करता रहता है। दोनों तेजी से काम पर जुट गए। पानी की आवाज के साथ वहां ड्रिलर चलने की आवाज गूंज रही थी। रात के 2 बज रहे थे। हर तरफ सुनसानी छाई हुई थी। सड़क पर से इक्का दुक्का वाहन कभी कभार गुजर जाते थे। किसी को सपने में भी गुमान न था कि सड़क के नीचे से गुजरने वाले गंदे नाले में खतरनाक काम को अंजाम दिया जा रहा है। गोरखा कन्हैया मेन हॉल से 50 गज दूर कार में बैठा पैनी निगाहों से आसपास निगाह रख रहा था। छोटा सा ट्रांसमीटर अपने पास ही रखा हुआ था। इतनी कम उम्र में ही तेज तर्रार होने के कारण कई खतरनाक कामों में हिस्सा ले चुका था। अंधेरे में खड़ी कार के कारण भीतर मौजूद कन्हैया किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। रात के बारे में वह निश्चिंत था। सुबह के लिए उसने जगह चुन ली थी कि उसने कहाँ खड़े होना है। कार में खाने का भरपूर सामान था। तभी 2 आदमी भूत की तरह कार की खिड़की पर पहुंचे। कन्हैया को फौरन खतरे का एहसास हुआ। उसी समय कार का दरवाजा खोलकर एक ने उसे पकड़कर बाहर खींचना चाहा कि कन्हैया की जोरदार ठोकर उसकी छाती पर लगी। कोई और होता तो दूर जा गिरता,
परंतु वह 2 कदम लड़खड़ा कर ही रुक गया। तभी दूसरा साया आगे बढ़ा। ठहरो, यह जगमोहन की आवाज थी। इससे मैं ही निपटूंगा। आगे बढ़ने वाला शंकर ठाकुर ठिठक गया। जगमोहन पुनः कार के खुले दरवाजे के पास पहुंचा और भीतर मौजूद कन्हैया पर छलांग लगा दी। दोनों कार की सीट पर ही गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे के उल्टे सीधे घूंसे पड़ रहे थे। एकाएक जगमोहन के हाथों में कन्हैया की गर्दन आ गई। जगमोहन ने फौरन गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया। कन्हैया के होठों से घर घराने की आवाज निकलने लगी। दोनों हाथों से वह जगमोहन को अपने ऊपर से हटाने की चेष्टा करने लगा, परंतु जगमोहन के बढ़ते दबाव के कारण उसका हाथ अपनी जेब में सरका और चाकू निकालकर हाथ में ले लिया। अब उसने भयानक फैसला कर लिया था, जगमोहन की हत्या करने का। चाकू के हत्थे पर लगा बटन दबाकर उसने फल खोला। इससे पहले कि कन्हैया चाकू का इस्तेमाल करता, जगमोहन का एक हाथ उसकी गर्दन पर से हटा और चाकू के फल पर जा टिका। खास अंदाज में फल को झटका देते ही हत्था कन्हैया के हाथ से निकल गया। जगमोहन के होठों से गुर्राहट निकली। फल से पकड़े चाकू को जरा सा उछाल कर उसके हत्थे को थामा। नीचे पड़े कन्हैया ने उसकी मंशा को पहचाना तो उसके हाथ में थमे चाकू पर झपटा, परंतु गर्दन पर जगमोहन का एक हाथ था, वह कामयाब नहीं हो सका। जगमोहन ने दांत किटकिटाए, चाकू वाला हाथ जरा सा हवा में उठाया और क्षण भर के लिए खुद भी कन्हैया के जिस्म से हट गया। कन्हैया तड़पा खुद को बचाने के लिए। खच की आवाज के साथ चाकू का फल कन्हैया के पेट में धंस गया। गले से हटकर जगमोहन का हाथ कन्हैया के मुंह पर टिक चुका था ताकि उसकी चीख गले से बाहर न निकल सके। जगमोहन ने उसके पेट में धंसा चाकू निकाला और पुनः उसके पेट में घुसेड़ दिया। यह सिलसिला 3 बार चला। कन्हैया के जिस्म की तड़प समाप्त हो गई। जगमोहन उसे छोड़कर कार से बाहर निकलकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मर गया? शंकर ठाकुर ने कार में झांका। हाँ, जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। इसे मारना बहुत जरूरी था, नहीं तो हम जो काम करने जा रहे थे वह पूरा ना कर पाते। तुम अपनी कार लाओ और इसकी लाश किसी ऐसी जगह डाल दो कि 3 दिन तक सामने ना आ सके। शंकर ठाकुर सिर हिलाकर अंधेरे में आगे बढ़ गया। दूसरे ही मिनट वह कार सहित लौटा और कन्हैया की लाश को कार से निकालकर अपनी कार में डाल लिया। किस्मत से इस समय आसपास से कोई वाहन नहीं गुजरा था। जगमोहन ने जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर सीट पर रोशनी फेंकी। सीट पर खून का बड़ा सा धब्बा और उसके करीब ही ट्रांसमीटर पड़ा था। शंकर, सीट पर खून का धब्बा मौजूद है, इसे अच्छी तरह साफ कर दो। कहने के साथ ही जगमोहन ने हाथ आगे बढ़ाकर ट्रांसमीटर उठा लिया। शंकर ठाकुर ने अपने वाली कार में से पुराना गंदा कपड़ा निकाला और कार की सीट से खून साफ करके कपड़े को वापस अपनी कार में डाल लिया। जल्दी आना, रात भर तुम्हारी ड्यूटी यहीं रहेगी, मैं वापस गैराज में जाऊंगा। शंकर ठाकुर ने सिर हिलाया, कार में बैठा और कार स्टार्ट करके तेज गति से कार आगे बढ़ा दी। जगमोहन ट्रांसमीटर की जांच परख करने लगा ताकि देवराज चौहान से संबंध बनाया जा सके। कृपाराम देहाती और हरीश वाडेकर हाँफ रहे थे। उनके सारे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। ड्रिल से 2 फीट का व्यास का घेरा काट लिया था। इतना काम ही करने से उनकी सांसें फूल उठी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि 5 फीट के ऊंचे नाले में ठीक तरह से उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बहरहाल काम तो करना ही था। उसके बाद हथौड़ी और लंबी छेनी का इस्तेमाल करके ड्रिल से किए गए 2 फुट व्यास की जगह छेदों पर मारकर उस जगह को तोड़ने लगे। देवराज चौहान और मीरा बेदी उनसे 25 फीट दूर नाले की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। दोनों के हाथों में सिगरेट सुलग रही थी। इस तरह तो काफी समय और मेहनत लगेगी, मीरा बेदी ने खामोशी तोड़ी। हाँ, देवराज चौहान ने सिर घुमाकर उसे देखा। इससे आसान रास्ता भी था। कौन सा रास्ता? बारूद की छड़ें लगाकर इस जगह में रास्ता बना लेते। देवराज चौहान ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। दुनिया को बताना है कि हम डकैती डाल रहे हैं। क्या मतलब? बारूद का धमाका दूर दूर तक सुनाई देगा। देवराज चौहान ने उखड़े लहजे में कहा। दिवाली की रात होती तो शायद ऐसा ही किया जाता। मीरा बेदी खामोशी से
सिगरेट की कश देने लगी। देवराज चौहान की निगाहें देहाती और वाडेकर पर जा टिकी। एक बात कहूं, मीरा बेदी धीमे स्वर में कह उठी। क्या? देवराज चौहान ने निगाहें घुमाकर उसे देखा। मैं दिलदार सिंह के खास चहेती हूं। देवराज चौहान उसे देखता रहा। तुम्हें याद होगा, तुम मुझे इस काम में शामिल नहीं कर रहे थे और दिलदार सिंह ने ही मुझे शामिल करने के लिए जोर दिया था। तुम कहना क्या चाहती हो? काम होने के बाद दिलदार सिंह ने मुझे तुम्हारी हत्या करने को कहा है। देवराज चौहान चौंका। मेरी हत्या? हाँ, वह तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता। क्योंकि मैं लड़की हूं, इसलिए तुम अंत तक मुझ पर शक नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी हत्या करूंगी। यह दिलदार सिंह की ही चाल है। मीरा बेदी ने सरासर झूठ बोला। दिलदार सिंह का ऐसा कुछ इरादा अवश्य था, परंतु उसका जिक्र मीरा से करने का तो मतलब ही नहीं था। मीरा बेदी तो अपना ही खेल खेल रही थी। उसकी निगाहें एकटक देवराज चौहान के चेहरे पर थी। तुम्हें मेरी बात सुनकर हैरानी नहीं हुई? खास नहीं, क्योंकि दिलदार सिंह की नीयत मैं पहले ही जान चुका हूं। लेकिन तुमने यह सब मुझे क्यों बताया? इसलिए कि खून खराबे में मैं विश्वास नहीं रखती। खून बहाना मुझे पसंद नहीं, और फिर इसका क्या भरोसा कि मुझे हिस्सा देने की बजाय दिलदार सिंह बाद में मेरी भी हत्या करवा दे। वह विश्वास के काबिल नहीं है। तो मैंने तुम्हें आने वाले खतरे से आगाह कर दिया है। अगर मैंने तुम्हें न भी मारा तो बाद में दिलदार सिंह मार देगा। इसलिए जो भी करना हो पहले ही सोच लो। तुम किससे मारती मुझे? दिलदार सिंह की रिवॉल्वर से। कहाँ है? मीरा बेदी ने अपने कपड़ों में से रिवॉल्वर निकालकर उसे दिखाई। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर देखी, कहा कुछ नहीं। मीरा बेदी ने रिवॉल्वर पुनः अपने कपड़ों में डाल लिया। एक तरह से हम दोनों ही खतरे में हैं। तुम्हारे बाद दिलदार सिंह मुझे भी खत्म कर देगा। हाथ तो कुछ भी लगने से रहा, जान भी जाएगी। अच्छा यही होगा कि तुम इस बारे में सोचो। अभी वक्त हमारे हाथ में है। हम दिलदार सिंह को हरा सकते हैं। लूट के पश्चात माल सहित कहीं खिसक कर आपस में बांट लेंगे। देवराज चौहान ने उसे देखा, बोला कुछ भी नहीं। मेरी बात पसंद नहीं आई? तभी ट्रांसमीटर पर पी पी की आवाज आई। देवराज चौहान ने फौरन जेब से ट्रांसमीटर निकालकर उसे चालू किया। हेलो, मैं जगमोहन। ट्रांसमीटर पर आवाज उभरी। काम हो गया? हाँ। साथ में कौन है? शंकर ठाकुर था। वह लाश ठिकाने लगाने गया है, आने ही वाला है। अच्छी बात है, कोई न कोई हर समय ड्यूटी पर रहे। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। काम जारी है। गैराज वाला काम हो गया? थोड़ा सा बचा है, रात रात में हो जाएगा। बिंदा उसके पास है। ठीक है, जब कोई खास ही जरूरत हो तो मुझसे संबंध बनाना। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में डाला और करीब बैठी मीरा बेदी को देखने लगा। मीरा बेदी की आंखों में हैरानी छाई हुई थी। ट्रांसमीटर पर तो कन्हैया था, गोरखा। काफी देर बाद मीरा बेदी के होठों से निकला। हाँ। अब यह जगमोहन कौन है? तुम्हारा साथी? हाँ। और शंकर ठाकुर लाश ठिकाने लगाने गया है? मैंने ट्रांसमीटर से आती आवाज से यही शब्द सुने थे। मीरा बेदी की हड़बड़ाहट चरम सीमा पर थी। वह लाश कन्हैया की तो नहीं? उसी की है। यह सब क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठाकुर भाइयों को तो तुमने योजना से निकाल दिया था, वह इसमें कहां से आ गए? देवराज चौहान ने कश लेकर मीरा बेदी को देखा। दिलदार सिंह ने मुझे धमकी देकर तैयार किया है इस काम के लिए। ऊपर से उसकी नीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मैं उसे सबक सिखाने जा रहा हूँ। कैसा सबक? मीरा बेदी का मुंह हैरानी से खुला हुआ था। लूट की दौलत से वह अपनी मर्जी से एक पैसा भी हासिल नहीं कर पाएगा। 6-7 करोड़ में से उसे सिर्फ 1 करोड़ ही दूंगा। बाकी? मीरा बेदी सक पकाए स्वर में कह उठी। चिंता मत करो, देवराज चौहान अपने साथियों को धोखा नहीं देता। बाकी का माल हम आपस में बांट लेंगे। हालांकि ठाकुर भाइयों से यही कहा है कि उन्हें 1.25 करोड़ मिलेगा, लेकिन उन्हें समझा दूंगा, माल सबको बराबर मिलेगा। तुम वास्तव में ग्रेट हो। मीरा बेदी मुस्कुराई। देवराज चौहान की निगाहें काम करते देहाती और वाडेकर पर जा टिकी। मेरी जरूरत पड़े तो बता देना, देवराज चौहान ने कहा। दोनों ने कुछ नहीं कहा।
वह अपना काम करते रहे। जब तुमने ठाकुर भाइयों को निकाला था, मैं उसी समय समझ गई थी कि तुम बेवजह उन्हें काम से बाहर कर रहे हो। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम डबल गेम खेलने जा रहे हो, मीरा बेदी बोली। दिलदार सिंह जैसे कुत्ते डबल गेम के ही काबिल हैं। माल यहां से निकालकर कहां ले जाओगे? इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, बस देखती रहो। कई क्षणों की खामोशी के बाद मीरा बेदी पुनः बोली, तुम क्या समझते हो कि दिलदार सिंह तुम्हें यहां भेजकर खुद आराम से बैठा होगा? भूल जाओ इस बात को। उसकी एक आंख इसी जगह पर होगी, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। तुम माल निकालकर अपनी मन मर्जी से नहीं ले जा सकोगे। देवराज चौहान मुस्कुराया, बोला, कुछ नहीं। जवाब में तो कुछ कहो। मीरा बेदी उसे घूरे जा रही थी। बस देखती रहो कि क्या होता है। हरीश वाडेकर और कृपाराम देहाती द्वारा पड़ती चोटों से वहां तेज गूंज हो रही थी। नाले का सीमेंट तो टूट गया था, उसके बाद मिट्टी थी जिसे वह छेनी के सहारे खोद खोद कर नीचे गिरा रहे थे। देवराज चौहान भी उठकर आगे बढ़ा और उनकी सहायता करने लगा। शंकर ठाकुर 2.5 घंटे बाद वापस लौटा। कहाँ मर गया था तू? जगमोहन ने झल्लाकर पूछा। लाश ठिकाने लगानी थी। लाश ठिकाने लगाने में 2.5 घंटे लगते हैं? कभी कभी लगते हैं, जबकि लाश को 3 दिन तक किसी की निगाह में ना आना हो। शंकर ठाकुर ने गहरी सांस लेकर कहा। जगमोहन ने अंधेरे में गहरी दृष्टि से उसे देखा। कहाँ ठिकाने लगाई है? गैराज में। गैराज में? जगमोहन चौंका। हाँ, और कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई कि जहां लाश 3 दिन तक छिपी रह सके। गैराज के केबिन के पीछे जगह खोदकर उसे वहां दबा दिया। जगमोहन ने कंधे उचकाए और कार से बाहर निकलकर ट्रांसमीटर शंकर ठाकुर के हाथ में थमाता हुआ बोला, यहीं डट जाओ। कोई गड़बड़ नजर आए तो देवराज चौहान को खबर कर देना। मैं गैराज तक होकर आता हूँ। जब तक ना आऊं ड्यूटी पर ही रहना। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ट्रांसमीटर को इस्तेमाल करना नहीं जानता। जगमोहन ने उसे ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करना सिखाया। लाश दबाते हुए उसे पेंटर ने भी देखा होगा। नहीं, वह तो दूसरी तरफ था। मैंने कार को केबिन के पास ही रोका और बिंदा को आराम करने को कहकर चुपचाप लाश दबा दी। खुद ही गड्ढा खोदा। सब कुछ मैंने ही किया। इस बीच बिंदा उसके पास डटा रहा था। बिंदा को बताया कि नहीं? हाँ, बता दिया था। जगमोहन ने शंकर ठाकुर की कार संभाली और गैराज पर जा पहुंचा। वह अपनी आंखों से बख्तरबंद ट्रक का काम देखकर तसल्ली करना चाहता था। आधी रात के 3 बज रहे थे। मोहनलाल सोया पड़ा था। पास में बिंदा ठाकुर भी लेटने की चेष्टा में था। उसे देखते ही बिंदा ठाकुर फौरन खड़ा हो गया। काम ठीक हो रहा है ना? बिंदा ठाकुर बोला। हाँ। जगमोहन ने नींद में डूबे मोहनलाल पर निगाह डाली। इसका मतलब 1.25 करोड़ हमें मिलकर ही रहेगा। जगमोहन ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। चुप कर। बिंदा ठाकुर ने सोए मोहनलाल को देखा। यह तो थककर गहरी नींद सोया पड़ा है। मैंने कहा ना, खामोश रहो और फालतू बात मत करो। बिंदा ठाकुर होठ भींचकर रह गया। उधर पेंटर मोहनलाल सोया अवश्य था, परंतु जात से चोर था, इसलिए थकावट के बावजूद नींद इतनी गहरी न थी। उन दोनों की आवाजें सुनकर उसकी नींद टूटी। 1.25 करोड़ का जिक्र आते ही मोहनलाल की नींद उड़ गई। अब मामला कुछ उसकी समझ में आया कि बख्तरबंद ट्रक का रंग बदलने के लिए ठाकुर भाइयों ने शराफत से उसे 10,000 रुपये क्यों दे दिए। बहरहाल अब उसकी दिलचस्पी इस बात में बढ़ गई कि यह 1.25 करोड़ दोनों भाइयों को कहाँ से मिलना है। अगर इन्हें मिल रहा है तो कुल कितना है। कुछ घंटे पहले शंकर ठाकुर जब कार में आया था तो कह रहा था, केबिन में सोने जा रहा हूँ। 1.5 घंटे बाद जब पुनः सामने आया तो हाँफ रहा था। पूरा बदन पसीने में डूबा था। जूते, हाथों और कपड़ों पर मिट्टी ही मिट्टी लगी थी। मोहनलाल को समझते देर न लगी कि शंकर ठाकुर सोया नहीं, बल्कि गैराज के पीछे मिट्टी में कोई खास काम कर रहा था। परंतु वह अपने काम में इस प्रकार मस्त रहा कि जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। लेकिन अब तक वह इतना तो समझ ही चुका था कि यह लोग कोई भारी काम करने जा रहे हैं। जगमोहन ने बिंदा ठाकुर से पूछा, काम निपट गया सारा? थोड़ा सा रह गया है।
क्या? नंबर प्लेटें बदलनी रह गई हैं, सो ये उठकर करेगा। जगमोहन ने आगे बढ़कर ट्रक को देखा। बंद ट्रक के तीनों तरफ बॉडी पर भारत सरकार का उपक्रम खूबसूरती से लिखा गया था। बॉडी का कलर भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। कोई भी देखकर कह नहीं सकता था कि यह चोरी का वही बख्तरबंद ट्रक है। ठीक है, जगमोहन ने तसल्ली भरे ढंग से सिर हिलाकर बिंदा को देखा। इसे 2 घंटे से ज्यादा न सोने देना। उठाकर इससे नंबर प्लेट बदलवाना और इसे चलता कर देना। समझा देना कि मुंह न खोले। इस बारे में तुम फिक्र न करो, यह अपना बच्चा है। मैं केबिन में आराम करने जा रहा हूँ। 2 घंटे तक दिन का उजाला फैल जाएगा। 6 बजे के करीब मुझे उठा देना। ठीक है। बिंदा ठाकुर ने अपनी आंखें मली। शंकर ठाकुर यहीं पर है? हाँ, मैं जाकर उसकी जगह संभालूंगा। वह आ जाएगा। दोपहर तक तुम सोना और वहां आ जाना। 3 दिन तक ऐसा ही चलेगा? शायद। जगमोहन ने सिर हिलाया। कल रात को इस बख्तरबंद ट्रक को भी ठिकाने पर पहुंचाना है, मालूम है ना? मालूम है, मालूम है। इंस्पेक्टर मुरली मनोहर जोशी सोकर उठा तो सुबह के 6 बज रहे थे। रात भर वह बेचैनी के बीच ही करवटें बदलता रहा था। उसका ध्यान मीरा बेदी की तरफ था, जिसका कि कल दोपहर बाद से कोई फोन नहीं आया था, जबकि उसका फोन आना चाहिए था। मुरली को जब मीरा बेदी के इस काम के बारे में शामिल होने के बारे में मालूम हुआ तो वह उसके पास जा पहुंचा था। मुरली ने उसे समझाया था कि वह दोनों मिल जाएं तो लूट की सारी दौलत पर काबू पा सकते हैं। वह उसे सूचना देती रहे कि कब कहाँ क्या हो रहा है, बाकी का वह संभाल लेगा। मीरा बेदी मान गई थी। इसी सिलसिले में कल पहली और आखिरी बार उसका फोन आया। फिर कोई फोन इत्तला नहीं आई। वह जानता था कि आज हीरा भाई ओम भाई का शोरूम बंद रहेगा, क्योंकि कल उसकी लड़की की शादी है। कल भी बंद रहेगा और परसों भी। यानी कि उन लोगों को कल रात से ही काम शुरू कर देना चाहिए था और उससे पहले मीरा बेदी ने उसे फोन करके बताना था। काफी देर सोचते रहने के पश्चात मुरली ने फैसला किया कि वह जाकर दिलदार सिंह से मिलेगा। शायद उससे कुछ मालूम हो। नहा धोकर उसने सारे कपड़े पहने और दिलदार सिंह के पास जा पहुंचा। आओ, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। दिलदार सिंह उसे देखते ही कह उठा। आ, बैठ बैठ। मुरली बैठ गया। बोल, क्या पिएगा? कौन सा ब्रांड? अभी नहीं, सुबह का समय है, सारा दिन ड्यूटी पर रहना है। ठीक है, अलार्म बंद कर देना। कौन सा? वही जो पुलिस स्टेशन में है, हीरा भाई ओम भाई वाला। अलार्म की तारों का कनेक्शन निकाल देना, बस देखने में लगे कि कनेक्शन लगा हुआ है। दिलदार सिंह ने खी खी करके कहा। मुरली ने सिर हिलाया। लेकिन काम का दिन कौन सा है? काम तो कल रात ही शुरू हो गया था इंस्पेक्टर। जाने कब वह लोग अलार्म वाले हिस्से में पहुंच जाए। तुम फौरन अलार्म बंद करने का प्रबंध करो। हरामजादी मीरा बेदी। दांत भींचकर मुरली बड़बड़ा उठा। उसे बेवकूफ बना गई। अब हाथ लगेगी तो साली को ऐसा अंदर बंद करूंगा कि 5-7 साल तो बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। लेकिन फिक्र की तो कोई बात नहीं। अभी वह लोग डकैती के काम में लगे हैं। मामला किनारे पर तो नहीं पहुंचा। मीरा बेदी ना सही, जाती तौर पर वह कुछ लोगों को तैयार करके जब वह माल लेकर बाहर निकलेंगे तो उनसे माल छीना जा सकता है। इतने मोटे माल को वह छोड़ने से तो रहा। तू क्या सोच रहा है? दिलदार सिंह की आवाज सुनकर मुरली सोचों से बाहर आया और उसे देखते ही मन बड़बड़ा उठा। मोटे, तेरे हाथ में तो फूटी कौड़ी नहीं लगने वाली। कुछ नहीं सोच रहा, मुरली ने उठते हुए जवाब दिया। मैं चलता हूँ, जाकर अलार्म बंद करना है। तुम्हें मालूम है ना, इस डकैती में तेरा भी हिस्सा है। मालूम है, मुरली ने चुपते स्वर में कहा। 6 करोड़ में से 20 लाख। दिलदार सिंह हंस पड़ा। हिस्सेदार बहुत है ना इस काम के। खैर, फिक्र मत करो, 25 ले लेना। मुरली वहां से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और सबकी निगाहों से छिपकर खामोशी से अलार्म की तारें निकाल दी। फिर सीधा बेगम पुल पर पहुंचा। वहां खुद को छिपाकर रखने का प्रयत्न कर रहा था। सब कुछ शांत सा नजर आया। कहीं कोई हलचल नहीं थी। रोज की भांति सामान्य था सब कुछ। अन्य सारे शोरूम खुल गए थे।
परंतु हीरा भाई ओम भाई का शोरूम बंद था। मुरली बहुत देर तक वहां भटकता रहा। दरअसल वह इस बात को नहीं जानता था कि डकैती किस अंदाज में हो रही है। देवराज चौहान और अन्य कैसे शोरूम में प्रवेश करेंगे, यह बात बेदी ने उसे बतानी थी और वह हरामजादी दगा कर गई। बहरहाल डकैती के पश्चात वह लोग आसपास से ही तो निकलेंगे, उसकी निगाहों से बचकर नहीं जा सकेंगे। मुरली ने पुनः ठाकुर भाइयों की तलाश की। दरअसल वह इस काम में उन लोगों को अपने साथ मिलाना चाहता था। उसकी निगाहों में वह दोनों भाई बेहद खतरनाक वहशी दरिंदे थे और दौलत के लिए तो कुछ भी कर गुजरना उनके लिए मामूली बात थी। परंतु ठाकुर भाइयों की उसे हवा भी न मिली। उनके गैराज के बारे में उसे जरा भी जानकारी नहीं थी, नहीं तो वह वहां पहुंच गया होता। मन ही मन वह हैरान अवश्य था कि बख्तरबंद ट्रक को उड़ाकर ठाकुर भाई कहाँ गायब हो गए। ठाकुर भाई की तलाश से जब वह हताश हो गया तो उसे साधु राम का ध्यान आया, जो कि चंद रोज पहले फांसी लगने के एक दिन पहले ही जेल से फरार हो गया था। साधु राम एक घर में छोटी सी डकैती डालने घुसा। वहां जवान खूबसूरत औरत मिली तो उसे भोगा। बेचारी का मुंह ऐसा बांधा कि चीख भी न सकी थी और बंधे मुंह ही मर गई। फिर जब घर का माल मत्ता समेटकर चलने को हुआ कि उसका घरवाला आ गया। भीतर का दृश्य देखते ही उसने शोर मचा दिया। घबराहट में साधु राम ने उसकी खोपड़ी पर टेबल उठाकर ऐसा मारा कि सिर टमाटर की भांति पिचक गया। शोर होने से आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। इससे पहले कि वह भागता, बड़े उम्र के जवान छोकरे ने लपक कर उसकी टांग पकड़ ली। ऐसी पकड़ी कि जब तक पुलिस न आई तब तक टांग ही न छोड़ी। यह जुदा बात थी कि तब तक आसपास इकट्ठे हो चुके लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। वह खुद भी भगवान से दुआ मांगने लगा था कि जल्दी से पुलिस आकर उसे इन लोगों से बचाए, वरना इन्होंने तो उसे जान से ही मार डालना था। पुलिस आई तो वह मार से बचा। अदालत में केस चला। उस पर डकैती, बलात्कार और 2 हत्याओं का अपराध लगा। उसे फांसी की सजा सुना दी गई। साधु राम के हाथों के तोते उड़ गए। फांसी? अभी 40 बरस तो उसकी उम्र थी। ऐसे में वह मौत को गले नहीं लगाना चाहता था। 3 सप्ताह के बाद उसकी फांसी की तारीख तय हुई और इन 3 सप्ताहों में वह किसी न किसी प्रकार चक्कर चलाकर जेल से फरार हो गया था। कल ही इंस्पेक्टर मुरली को मुखबिर ने खबर दी थी कि फांसी प्राप्त जेल से फरारी का मुजरिम चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर शंकर रोड नाले के पास बसी गंदी सी बस्ती के 8 नंबर मकान में छिपा हुआ है। सुनकर मुरली ने बात दिल में रख ली थी। वह सोच न पाया था कि साधु राम का क्या करे, गिरफ्तार कर वापस उसे जेल में पहुंचा दे या नहीं। परंतु अब ठाकुर भाइयों के न मिलने के कारण मुरली ने साधु राम को इस्तेमाल करने का फैसला किया और साधु राम के ठिकाने पर जा पहुंचा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।